हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड देखिए दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम है 1 PM यानी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़ा से डिफर हो सकते हैं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का तो इन डेप्थ एनालिसिस मैं शेयर करूंगा ही, मगर एक बार निफ्टी का भी एनालिसिस हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि बजट से पहले मार्केट वोलेटाइल रहता है, ज़्यादा एनालिसिस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। मगर अब तो बजट पार हो गया, तो अब मैं यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली में बड़े टाइम फ्रेम में निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला चीज़, आप यहाँ पे इनके ऑल टाइम हाई को मार्क कीजिए। ये है निफ्टी का ऑल टाइम हाई, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट टाइम करेक्शन हुआ था एंड ये डायरेक्टली आ गया था क्लोज टू 22,000 लेवल, ठीक है। अब ये 22,000 के लेवल से शार्प बाइंग स्टार्ट हुआ एंड ये बढ़ गया डायरेक्टली अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, एंड अब अपने ऑल टाइम हाई से ही दोबारा से नीचे की ओर गिर रहा है। ध्यान रखिए दोस्तों कि अभी के लिए निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल है 24,400 के आसपास, या फिर 24,500 आप पकड़ लो, ठीक है। 24,500 ये अभी निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अब इस तरीके का जो करेक्शन है ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। यहाँ पे भी बाजार इसी तरीके से कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था, मगर एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद बाजार रिवर्स करके न्यू हाइज का क्रिएशन कर देता है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक इस सपोर्ट लेवल के पास है, मार्केट में बुलिशनेस का संकेत रहेगा, और अगर इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करता है तब बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली फिर शायद 22,000 के लेवल पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो इस इंपॉर्टेंट लेवल को हम लोग ज़रूर मार्क करके चलेंगे और देखते हैं कि इस इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई बुलिश बिहेवियर पिछले बार की तरह होता है या फिर इस बार फाइनली इसका ब्रेकडाउन करता है। अब देखिए, ये तो निफ्टी 50 का एनालिसिस हम लोगों ने किया, मगर हम सभी लोगों के पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 की तरह तो मूवमेंट्स नहीं देखने को मिल रहे होंगे। निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, क्या आपके पोर्टफोलियो ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज ज़्यादातर लोगों का ग्रोथ पोर्टफोलियो है। हम लोगों ने अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में, ठीक है। तो इसीलिए मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके लिए उनका पर्टिकुलर इंडेक्स का एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ओपन करना चाहूँगा, ठीक है। मिड कैप 100 इंडेक्स, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। देख रहे हो ना, मिड कैप इंडेक्स ये भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, और अगर इन केस इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो मिड कैप स्टॉक्स में सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लोग फिर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है कि मिड कैप स्टॉक्स नीचे गिरने लग जाएंगे थोड़े तेज रफ्तार में। एंड वही अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का एक बार हम लोग चार्ट ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, निफ्टी स्मॉल कैप में तो हालांकि उतना बाइंग हुआ ही नहीं था जितना मिड कैप एंड निफ्टी 50 में हुआ था। ये निफ्टी स्मॉल कैप तो ऑलरेडी लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। आप मिड कैप, आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखो, दे आर स्टिल होल्डिंग एट देयर अपर लेवल, मगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखोगे तो वो धीरे धीरे करके नीचे की ओर ही खिसकता चला जा रहा है। तो अभी के टाइम पे ये कहना गलत नहीं रहेगा कि लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स से ज़्यादा स्मॉल कैप स्टॉक्स का स्थिति खराब है। एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स कहाँ जाके थोड़ा बहुत सांस ले सकते हैं, तो वो चीज़ हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के चार्ट को देख के पता लगा सकते हैं। ये बन जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्लोज टू 15,000, एंड उसके ऊपर अगर एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैं आपको बताऊं तो वो निकल के आता है 15,700, यानी 15,000 से लेके 15,700 के लेवल तक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है फॉर निफ्टी स्मॉल कैप 100। अब देखते हैं कि उन लेवल्स से स्मॉल कैप इंडेक्स में बाइंग स्टार्ट होता है या फिर नहीं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी के टाइम पे मिड स्मॉल एंड लार्ज कैप स्टॉक्स को लेके? बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैं तो ये चीज़ें मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स से ज़्यादा पिटाई मिड एंड उससे भी ज़्यादा पिटाई स्मॉल कैप स्टॉक्स की हो रही है। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर, जिन 3 स्टॉक्स का नाम मैंने थंबनेल में मेंशन करा है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में केन्स टेक्नोलॉजी। एक समय था जब ये स्काई रॉकेट हुआ करता था, अभी लगातार धीरे धीरे करके नीचे की ओर खिसक रहा है। करेंटली 3390 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो स्टॉक नीचे गिरता है जल्दबाजी नहीं करना उसमें। ऐसा नहीं कि एक आध दिन बाइंग स्पाइक आया और हम लोग कूद पड़े उस स्टॉक को खरीदने के लिए।
छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स को हम लोग को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, स्पेशली अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, समझ रहे हो ना। अब अभी करेंटली दोपहर के 1 बज रहे हैं, स्टॉक 4.7% डाउन है। एंड अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर कट दिखेगा कि ये अब अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पे था? 7,500 के आसपास। अभी कहाँ चल रहा है? 3,400 के आसपास। तो 50% से तो ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एंड 50% जब करेक्ट हो जाता है कोई स्टॉक तो वहाँ पे सडन से बाइंग नहीं होता है, ये चीज़ आप मान के चलिए। वहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनता है, बहुत लंबा समय लगता है, उसके बाद ही जाके रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होता है, ना कि अचानक से एक दिन बाइंग स्टार्ट हुआ उसके बाद से कंटिन्यूसली हर दिन अपर सर्किट्स लगते चले गए। नहीं, वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए सिट बैक एंड रिलैक्स। यहाँ पे अगर ये स्टॉक को रिवर्स करना होगा तो आपको अनेक मौका देगा खरीदारी करने का। ऐसा नहीं है कि मौका छूट जाएगा जिसके चलते हम लोग हर एक बाइंग स्पाइक में खरीदते चले जाएं, समझ रहे हो ना। केन्स टेक्नोलॉजी को चार्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे इसका चार्ट मैंने ओपन कर लिया, आपको क्या दिख रहा है? एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा बाइंग एक्टिविटी हुआ मगर एट द एंड वो फेल कर गया, ठीक है। कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं बनता था बाइंग करने का। अब ये लगातार अब ये नीचे गिर गया, तो नीचे एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए, इस तरीके के अनेक सपोर्ट लेवल्स आपको मिलते चले जाएंगे। क्या हर एक सपोर्ट लेवल पे हम लोगों को बाइंग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जिस सपोर्ट लेवल पे वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़े रिवर्सल चार्ट पैटर्न का क्रिएशन होगा तभी जाके उस सपोर्ट लेवल को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे एंड वहां पे बाइंग करेंगे, समझ रहे हो ना। जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहला चीज कि वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक्स होने चाहिए। दूसरा चीज कि सपोर्ट या सपोर्ट के आसपास रिवर्सल चार्ट पैटर्न का क्रिएशन होना चाहिए। रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ऐसा नहीं कि कोई बुलिश कैंडल स्टिक बना आपने उसको इंपॉर्टेंस दे दिया, नहीं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न जरूरी है। क्योंकि बुलिश कैंडल स्टिक्स छोटे फॉल में कंसीडर किया जाता है। जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है ना, तो वहाँ पे पर्टिकुलर कैंडल नहीं बल्कि एक प्रॉपर चार्ट पैटर्न का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये दो चीज़ें जब होंगी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे, तब मैं फर्दर इसको कंसीडर करूंगा। नहीं तो अभी के लिए ये कूल डाउन हो रहा है, कूल डाउन होने दीजिए। मुझे नहीं पता कि ये अगर गिरेगा तो कितना गिर सकता है। क्या पता ये 2000 के भाव पे आ जाए, क्या पता ये 1000 के भाव पे आ जाए। कोई ऐसा लिमिट तो नहीं ना बनाया गया है सेबी की तरफ से कि अगर कोई गिरता है तो उसको इतना ही गिरना होगा। तो इसलिए कहाँ जाके रुकेगा, लेट द बिग प्लेयर्स डिसाइड कि वो कहाँ इसको ले जाके रोकने वाले हैं। हम लोग बस बैठ के इसका एनालिसिस करेंगे और सही समय पे बाइंग करेंगे, ना कि एक्साइटमेंट के चलते हर एक लेवल पे बाइंग करते चले जाएं, ठीक है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में कौन सा है? इरेडा। इरेडा के चार्ट को आप देखो दोस्तों, तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जैसा आपको अभी केन्स टेक्नोलॉजी में दिखा वही सेम चीज़ इरेडा में भी दिखेगा। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि जब कोई स्टॉक में करेक्शन होता है, स्पेशली 30-40% से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें रिवर्सल के पहले एक लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है। वो कंसोलिडेशन होगा, उसका ब्रेकआउट मिलेगा, तभी जाके स्टॉक में रिवर्सल आएगा। तो यहाँ पे करेक्शन तो हो गया एंड कंसोलिडेशन भी हुआ। अप्रॉक्स देखा हुए तो 1 साल का कंसोलिडेशन हुआ दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट कंसोलिडेशन था। अब यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट कर देता तो फिर हम लोग ये अनुमान लगा सकते थे कि शायद अब स्टॉक का ट्रेंड बदल गया, अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। मगर ब्रेकआउट तो मिला नहीं, इनफैक्ट ब्रेकडाउन मिल गया, तो अब ये और फर्दर नीचे की ओर गिर रहा है। ध्यान रखिए कि इसके भी अनेक सपोर्ट मिल जाएंगे, जैसे कि इसका करंट मार्केट प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही है। 124 के आसपास ये भी स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट किया गया है। अब देखते हैं कि किस सपोर्ट लेवल पे ये दोबारा से अपने प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करता है। प्रीवियस हिस्ट्री इन द सेंस कि अब ये तो कंसोलिडेशन फेल हो गया, तो अब इसको न्यू कंसोलिडेशन जोन बनाना होगा, न्यू बेस का फॉर्मेशन करना होगा, तब जाके फिर रिवर्सल आएगा। तो अल्टीमेटली समय अभी बहुत लगने वाला है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। फंडामेंटली कोई कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर करेक्शन हो रहा है तो वहां पे भावनाओं में नहीं बहना है, सिर्फ फंडामेंटल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि नहीं रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो स्टॉक को उठना ही उठना है। एग्जांपल के तौर पे आप बजाज फाइनेंस को देखो, जितने साल वो साइडवेज था उस दौरान हर बार अच्छे रिजल्ट्स वो लाया था मगर मूव नहीं किया ऊपर। एफएल इंडिया को देखो, अभी भी नीचे गिर रहा है मगर लगातार वो अच्छे रिजल्ट्स पब्लिश कर रहा है। तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देगा आपको कि हाँ लॉन्ग टर्म में ये एट द एंड आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। मगर कब ये स्टॉक
ऊपर की ओर मूव करेगा, कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है, उसके लिए तो परफेक्ट टाइम निकालना है और वो टाइम आपको टेक्निकल बताएगा। यहाँ पे वीबीएल भी सेम गिरने के बाद साइडवेज हो गया, यानी कंसोलिडेट कर रहा है, बेस बना रहा है, वेल एंड गुड। इस बेस का ब्रेकआउट हुआ, बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे। अगर इस बेस का ब्रेकडाउन हुआ तो अगेन न्यू लोअर लेवल का फिर एक्सपेक्टेशन आराम से किया जा सकता है। अब आप कमेंट करके बताइए तीनों स्टॉक्स में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके देन, बाय बाय।